आधे घंटे बाद कियू चान के बार बार आग्रह करने पर जियांग यांग आलस्य से बेडरूम से बाहर आया। कियू दाक्सियाओ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुमने यह भी देखा है कि मैंने कल रात किसी के साथ राउंड का अभ्यास किया था और अब तुम सुबह सुबह मुझसे फिर से अभ्यास करने की उम्मीद कर रहे हो। मुझे कहना पड़ेगा कि ये किंगवेई कल वाकई बहुत शानदार था, लेकिन मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने उससे यह नहीं कहा कि आजकल के ज्यादातर पुरुषों की तरह वे इतने कमजोर होते हैं कि बीमारी से ठीक होने के बाद कुछ ही मिनटों में जल्दबाजी में काम कर पाते हैं। आपने मुझसे वादा किया था और आपके पास अभी भी इसे करने का समय है। और क्या तुमने मुझसे डेट पर जाने की इच्छा नहीं जताई थी? कियू चान ने गुस्से से कहा। कमरे में मौजूद ये किंगवेई बहरी नहीं है। उसने कियू चान की बातें भी सुनी और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और वह घबराकर कान खड़े करके जियांग यांग के अगले जवाब को सुनने लगी। क्या बात है, अभी तक डेटिंग शुरू भी नहीं हुई है, क्या तुम मेरी निजी जिंदगी का ख्याल रखोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर कियू इतने ईर्ष्यालु होंगे, जियांग यांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। छोड़ो इसे, क्योंकि तुम अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हो, तुम्हें हराने का कोई मतलब नहीं है, चलो चलते हैं, कियू चान ने गुस्से से कहा। जब से वह बच्ची थी उसने कभी भी इस तरह की पीड़ादायक भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह खुद नहीं है। यह जियांग यांग तो बहुत ही परेशान करने वाली है। वह तुरंत मुड़ गई। अचानक जियांग यांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत जाओ, आओ और सीखो, वैसे भी यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। कियू चान ने ठंडी सांस ली और जियांग यांग द्वारा बार बार कमाका जाने के बाद उसने भी अपना आपा खो दिया और उसके शरीर में एक भयानक आभा और लड़ने की भावना तुरंत फूट पड़ी। हालांकि अगले ही पल एक बड़ी गति ने इसे पूरी तरह से दबा दिया। लोंग वेई। एक पल के लिए कियू चान को पिछली रात हावी होने का एहसास याद आ गया। वास्तव में यह आदमी इतना ताकतवर था कि वह केवल उसका ही सामना कर सकती थी। कियू चान इस गति से इतनी अभिभूत हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने यह मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। मुझे इतनी जल्दी हारने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप मेरे और आपके बीच के अंतर को समझते हैं? कियू चान ने अनिच्छा से अपने गुलाबी होठों को सिकोड़ा, अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और अनिच्छा से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ विनती की, मैं आपके जितनी शक्तिशाली कैसे बन सकती हूँ? क्या आप मुझे शिक्षक के रूप में पूजेंगे? जियांग यांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी हाँ, गुरु ही गुरु होते हैं, जैसा कि होना चाहिए। यह कहकर कियू चान गुरु शिष्य समारोह करने के लिए तैयार हो गया। जियांग यांग ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़कर शरारती अंदाज में कहा, पूजा करने में जल्दबाजी मत करो, मुझे गुरु मानकर मेरी पूजा करना इतना आसान कैसे हो सकता है? पहले परीक्षा पास करो। कौन सा मूल्यांकन? कियू चान ने जल्दबाजी में पूछा। समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे, जियांग यांग ने बात टालते हुए कहा, पहले मीटिंग रूम में जाओ और मेरा इंतजार करो। क्या तुम कॉन्फ्रेंस रूम में बच्चा पैदा करने जा रही हो? कियू चान ने शरारती अंदाज में पलकें झपकाई, जाहिर तौर पर जानबूझकर जोर से बोलते हुए। अंततः उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल पड़ी। जाहिर है कियू चान एक शर्मीली बच्ची नहीं है। जियांग यांग भी स्तब्ध रह गया, बिल्कुल अवाक। उसे कियू चान से इतनी बुरी उम्मीद नहीं थी और वह जानता था कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। नहीं, कमरे में मौजूद ये किंगवेई यह सुनकर चिंतित हो गई। यह बुरी औरत इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उफ, लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये किंगवेई का सुंदर चेहरा पिछली रात की घिनौनी सजाओं को याद करते ही तुरंत लाल और गर्म हो गया। उसने खुद को खुश करने के लिए अपनी छोटी मुठियां भींची और कहा, सिर्फ रात में ही मेहनत मत करो, बल्कि दिन में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करो। सिस्टम, मैं कियू चान का स्वामी बन गया हूँ, क्या मुझे इनाम मिल सकता है? जियांग यांग ने अभी तक कियू चान को पूरी तरह से पराजित नहीं किया है, लेकिन दूसरे पक्ष का स्वामी बनने से निस्संदेह दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है और इसे विमान के पुत्र के अवसर को छीनने के रूप में देखा जा सकता है। नायक के स्वामी का स्वामी बनने के लिए वरिष्ठता बढ़ती जाती है। जी हाँ, पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। याद रहे, एक ही व्यक्ति पर मिलने वाले पुरस्कारों को संचित करके और उन्हें एक साथ मिलाकर बेहतर पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सिस्टम मेजबान को कियू चान के साथ संबंध और भी घनिष्ठ करने की सलाह देता है और फिर शरीर और मन को वश में करने के बाद इनाम वापस ले लेता है। तो जल्दी मत करो। जियांग यांग सिस्टम के रिवॉर्ड मैकेनिज्म को भी समझता है, जैसे कि कुछ खेलों में लगातार 10 ड्रॉ में अच्छी चीजें मिलने की संभावना सिंगल ड्रॉ की तुलना में कहीं अधिक होती है। चूंकि सिस्टम ने यही सुझाव दिया है, तो चलिए पहले चूहा बनकर ही काम चलाते हैं। हालांकि कियू चान के शरीर और मन को वश में करने में कुछ समय लगेगा। कुछ देर बाद जियांग यांग भी सम्मेलन कक्ष में आ गया। किसी और के न आने पर कियू चान ने पूछे बिना नहीं रह सकी, आखिर मूल्यांकन क्या है? कियू चान के आकलन के संबंध में जियांग यांग के मन में पहले से ही एक योजना थी और उसने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, आकलन बहुत सरल है, लेकिन आकलन की शर्तों को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले इस महीने के भीतर आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। कोई बात नहीं, एक शिष्य के तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। कियू चान ने जियांग यांग को संदेह भरी नजरों से देखा। जल्द ही सभी ने नहाना समाप्त कर लिया और जियांग यांग के निर्देशों के अनुसार बैठक कक्ष में आ गए। हमारी टीम अब आकार लेने लगी है, चलिए अब अगली योजना और रूपरेखा के बारे में बात करते हैं। जियांग यांग ने मुख्य आसन पर बैठकर धारा प्रवाह भाषण दिया। ये फैन के शुरुआती अवसर अभी खत्म नहीं हुए हैं और उसे अभी भी लूटपाट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको अभी भी अपनी टीम के सदस्यों को दुनिया के अंत के अनुकूल ढलने के लिए तैयार करना होगा। 10 मिनट बाद छोटे अड्डे की अगली मंजिल पर ये किंगवेई के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और थोड़ी ही दूरी पर एक जोबी लटका हुआ था। भाई, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? ये किंगवेई के हाथ कांप रहे थे। कुछ ही दिन पहले वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी एक छोटी बच्ची थी, अब उसके लिए कुल्हाड़ी से जोबी से लड़ना नामुमकिन था। तुम यह कर सकते हो, मैं किनारे से देख रहा हूँ, यह एक ऐसा कदम है जिसे उठाना ही होगा। जियांग यांग ने झुककर ये किंगवेई को चूमा, जिसने विरोध नहीं किया। कभी कभी संकट दोनों पक्षों के बीच संबंधों को और मजबूत करता है। इस समय ये किंगवेई के दिल में जियांग यांग ही उसका एकमात्र सहारा है।
अंतिम दिनों में इस राक्षस से प्रतिदिन लड़ना अपरिहार्य है। जियांग यांग ये किंगवेई का हौसला बढ़ाती रही। हालांकि दूसरी तरफ एक आया थी, लेकिन उसमें भी लड़ने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। मूल पुस्तक में बाद के काल में ये किंगवेई की स्वयं की युद्ध क्षमता कम नहीं थी। अपने पूरे शरीर पर बक्स जमा करते हुए, लाशों के सैलाब में 7 बार प्रवेश और निकास करते हुए बाद में ये किंगवेई एक निर्णायक महिला साबित होती है। भाई, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। ये किंगवेई ने अपने होठों पर गर्माहट महसूस की। उसने अग्नि कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रखा था। उसके शरीर पर एक हरी रोशनी चमक उठी और शक्ति अनजाने में मुक्त हुई, जो अत्यधिक तनाव का संकेत था। अगले ही पल ये किंगवेई बाहर भागा और उसने कुल्हाड़ी से जोबी के माथे पर वार किया। अपर्याप्त ताकत के कारण कुल्हाड़ी जोबी को मार नहीं पाई, बल्कि वह टेढ़ी होकर जोबी के कंधे पर लगी और अंदर ही फंस गई। यह देखकर जियांग यांग जोबी से निपटना चाहता था, लेकिन उसी क्षण ये किंगवेई ने अचानक शक्ति का विस्फोट किया। फिर से शक्ति छोड़ी, एक ही सांस में कुल्हाड़ी निकाली और जोबी के माथे पर बेतहाशा वार किया। सुंदर। जियांग यांग की आंखों में एक चमक कौंधी। ये किंगवेई की क्षमता उपचार करने की थी, लेकिन इसका प्रभाव शारीरिक शक्ति को बहाल करने का भी था। अभी अभी कुल्हाड़ी जोबी के कंधे पर अटक गई थी। ये किंगवेई ने अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया, पुनः प्राप्त शारीरिक शक्ति से कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और फिर एक ही झटके में जोबी को मार डाला। यह तो बस एक शून्य स्तर का ज़ॉम्बी है। आम लोग भी तैयारी के साथ इसे मार सकते हैं। इसके अलावा ये किंगवेई की सुरक्षा के लिए जियांग यांग ने पहले ही इस ज़ॉम्बी का पैर तोड़ दिया था। लेकिन ये किंगवेई एक कमजोर लड़की थी और वह बेहद घबराई हुई थी। इस मामले में क्षमता का प्रदर्शन घबराहट के कारण हो सकता है, और यह भी कि किस विधि का उपयोग किया जाए। लेकिन उसके बाद ये किंगवेई के साहस ने ही जोबी को एक ही बार में मार डाला। एक कहावत है कि साहस मानवता का गीत है। अंतिम दिनों में जो लोग पहला कदम उठाने का साहस रखेंगे, उनका जीवन बेहतर होगा। जोबी को मारने के बाद ये किंगवेई खून से लथपथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रही घबराहट धीरे धीरे एक प्रकार के दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। अपने हाथों से किसी जोबी को मारना कैसा लगता है? जियांग यांग प्रशंसा से भरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ा और ये किंगवेई की कमर में बाहें डालने ही वाला था कि ये किंगवेई अचानक मुड़ गई और जियांग यांग की पकड़ से बच निकली। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये चीजें इतनी डरावनी भी नहीं है। ये किंगवेई के हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह पर दृढ़ता झलक रही थी। जियांग यांग की नजरों में दूसरे पक्ष की वफादारी अचानक 3 गुना बढ़ गई। जियांग यांग बेहद खुश थी और उसने दोबारा दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। आप इसे खुद क्यों नहीं संभाल लेते? यह खून से लथपथ है। ये किंगवेई ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसे एक तरफ छिपा लिया और पोंछने लगी। मुझे खून से डर नहीं लगता और न ही मुझे यह नापसंद है। जियांग यांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक दरवाजा लात मारकर खोला और अगले बदकिस्मत जोबी को बाहर निकाल दिया। अगली बारी मिस वान की है। यह सुनकर शियाओवान गलियारे से बाहर निकली। ये किंगवेई की तरह उसके हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। आराम करो, सिर पर निशाना लगाओ। जियांग यांग ने शियाओवान का हौसला बढ़ाया और उसे हाथ भी बढ़ाया, लेकिन शियाओवान ने उसे घूर कर देखा। ये किंगवेई की तुलना में शियाओवान काफी शांत थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने सीधे जोबी का सामना किया था, इसलिए यह कहना असंभव था कि वह डरी हुई नहीं थी। लेकिन जब उसे लगा कि उसका छोटा मालिक पीछे है, तो शियाओवान काफी शांत हो गई। इसके अलावा वह इतने सालों से जियांग यांग की घरेलू नौकरानी रही है और वह जियांग यांग की हर समस्या का समाधान कर देगी। जियांग यांग ने अपना पिछवाड़ा पोंछा। इस समय इस जोबी का सामना करते हुए जियांग यांग के लिए इसे मजाक समझना असंभव था। यह सोचकर शियाओवान ने दांत पीसते हुए तेजी से बाहर निकल गई। अति धनी और युवा लोगों की निजी नौकरानी, वह महिला जो आधे पैर से जियांग यांग के हरम में दाखिल हुई, न केवल मजबूत पेशेवर क्षमता रखती है, बल्कि अच्छे कौशल भी रखती है। शियाओवान ने एक गलत कदम उठाया और इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि जोबी के पास दिमाग नहीं होता, उसने एक गलत कदम उठाया, अपने प्रतिद्वंद्वी को पैर से गिरा दिया और फिर अपना संतुलन खो चुके जोबी पर कुल्हाड़ी से वार किया। हालांकि कुशलता की कमी के कारण कुल्हाड़ी जोबी के सिर पर नहीं लगी, फिर भी इसने ये किंगवेई की तिरछी नजर और आश्चर्य को आकर्षित किया। मिस शियाओवान बहुत मजबूत हैं। ये किंगवेई ने अपने शरीर पर लगे खून को पोंछा और शियाओवान के युद्ध के दृश्य को देखा। उसकी अपनी लड़ाई तो तुलना में बहुत पीछे थी। आप भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसे बचपन से ही पेशेवर शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। जियांग यांग ने ये किंगवेई की पतली कमर को पकड़ रखा था और प्रशंसा भरी निगाहों से शियाओवान को लड़ते हुए देख रहा था। उसके माता पिता ने उसे प्रशिक्षित करने में भी काफी पैसा खर्च किया। जब जियांग यांग ने इस बारे में सोचा, तो उसे भविष्य में उसे जीतना कितना रोमांचक होगा, यह ख्याल आया। सपने में डूबी जियांग यांग अनजाने में ही इधर उधर हिलने लगी। ये किंगवेई ने जियांग यांग को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, भाई हंगामा मत करो, मैं मिस शियाओवान की लड़ाई इस तरह गंभीरता से नहीं देख सकती। उसने कल ही ठान लिया था कि वह भविष्य में अपने भाई को फिर कभी परेशान नहीं करेगी। उसे अपने भाई की सहायक बनना होगा। कियू चान अपनी पीठ पर तांग दाव को लिए हुए थी और जियांग यांग और ये किंगवेई किंकिंग को देख रही थी। वह अकथनीय रूप से बेचैन महसूस कर रही थी। ली शुन और झांग याओ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वू लेई ढाल से खेल रहा है। हथियार के बारे में क्या ख्याल है? जियांग यांग ने देखा कि उसे झेंजिंग गोल ढाल की जरूरत नहीं थी। यह वू लेई के लिए बिल्कुल सही थी। वैसे भी यह आदमी भी एक बड़ी मांस की ढाल के रूप में तैनात था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बॉस। जियांग यांग द्वारा दी गई ढाल के कारण वू लेई उसे नीचे नहीं रख पा रहा था। इस ढाल पर कोई रंग नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो यह अभी कारखाने से निकली ही ना हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि इस ढाल की सतह पर कोई रेखाएं नहीं है। आपको पता ही होगा कि धातु से बनी किसी भी वस्तु की सतह पर कुछ बारीक रेखाएं होती हैं, जो धातु के पिघलने के दौरान बनी छापें होती हैं, लेकिन इस धातु की गोल ढाल पर एक भी रेखा नहीं है। मानो यह स्वाभाविक ही था। वू लेई को ऐसी अच्छी कारीगरी वाली कोई हस्तशिल्प की दुकान या कारखाना याद नहीं आ रहा था, लेकिन अगर जियांग यांग इसे सामने लाता तो उसे इतने संदेह नहीं होते।
अगर बॉस ने दिया तो वो उसे रख लेगा। इनाम की बात करें तो उसे भविष्य में सच्चाई का क्रियान्वयन देखने को मिलेगा। क्या ये ढाल कुछ हद तक कैप्टन अमेरिका की ढाल जैसी दिखती है? वू लेई ने अपना सिर खुजाया और ढाल को कसकर पकड़ लिया। इस समय शियाओवान ने जोबी को सिर में गोली मार दी है। अब उसके खेलने का समय आ गया है। इसके बाद वू लेई की लड़ाई बहुत हिंसक थी। कंपन करती हुई सुनहरी गोल ढाल के साथ वू लेई के पास आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी भी नहीं थी और वह जोबी के ऊपर 7 या 8 मीटर तक उड़ गया और फिर ढाल लेकर उसे तोड़ दिया, जिससे जोबी चूर चूर हो गया। ऐसा लगता है कि इसके पास पहले से ही मांस का एक बड़ा कवच है। ली शुन और झांग याओ के बाद उनकी लड़ाई ये किंगवेई की लड़ाई के समान थी और झांग याओ का प्रदर्शन उससे भी खराब था। जियांग यांग ने मूल रूप से ली शुन को स्वीकार करने की योजना बनाई थी। ली शुन की वफादारी का स्तर 79 है, जबकि झांग याओ की वफादारी का स्तर केवल 43 है। लेकिन जियांग यांग ली शुन के स्वभाव को जानता था। आखिरकार वह उसका छोटा भाई था, इसलिए ली शुन की खातिर झांग याओ को शामिल होने देना ठीक था, क्योंकि इस समय जनशक्ति की कमी है। चूंकि सबके पास पहले से ही 2 ब्रश हैं, इसलिए कियू चान के साथ कोई परेशानी नहीं होगी। जियांग यांग ने कुछ लोगों को निचली मंजिलों पर मौजूद ज़ॉम्बीज को साफ करने का काम जारी रखने के लिए कहा ताकि वह खुद को प्रशिक्षित कर सके, जबकि वह खुद ये किंगवेई को लेकर ऊपर चला गया और दूसरे पक्ष की क्षमताओं द्वारा शारीरिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति का गहराई से अध्ययन करने की तैयारी करने लगा। आखिरकार ये किंगवेई अभी भी एक आया है, वह बहुत कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन उसे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भविष्य में ये किंगवेई ने जियांग यांग की उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया। प्रलय के अंतिम दौर में ये किंगवेई, हालांकि वह एक आया है, फिर भी लगातार अपने लिए लाभ जोड़ सकती है। अपनी चरम अवस्था में उसका शरीर योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली होता है और सर्वनाश में बचे हुए लोग उसे हाथापाई की रानी कहते हैं। यह कोई मजाक नहीं है कि वह एक ही मौके से नदी को तोड़ सकती है। जब जियांग यांग ये किंगवेई पर गहराई से शोध कर रहे थे, लिंजियांग विश्वविद्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा सा होटल। अंत समय के आगमन के कारण हुए दंगे अभी समाप्त नहीं हुए हैं। सड़क पर हर जगह कांपते और गायब होते हुए ज़ॉम्बी देखे जा सकते हैं और पैदल चलने वालों का कोई निशान नहीं है, केवल कभी कभार बिना बीमा वाले वाहन सायरन बजाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे से होटल में ये फैन ने अपने फ्लो पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मार डाला। होटल बड़ा नहीं है, ये फान की मंजिल पर केवल 5 या 6 कमरे हैं। कमरों की संख्या कम होने के बावजूद होटल में मेहमानों का आना जाना बहुत अधिक है। लिंजियांग विश्वविद्यालय के कुछ छात्र अक्सर अपनी महिला साथियों को लेकर घंटे के हिसाब से किराए पर लिए गए कमरों में जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिनटों के लिए जगह मिल सके। अतीत में ये छोटे होटल भी वे स्थान थे जिनके लिए ये फैन तरसता था और उसने अपने दिल में अनगिनत बार तांगिया के साथ यहाँ आने की कल्पना की थी। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर मुझे घबराहट होती है। मूल रूप से ये फैन ने यहाँ एक रात रुकने, दुनिया के अंत की अराजकता के थमने का इंतजार करने और फिर लिंजियांग विश्वविद्यालय में प्रवेश करके अपने लिए अवसर तलाशने की योजना बनाई थी। लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी याददाश्त में एक विचलन हुआ और इस विचलन में उसने पाया कि जियांग यांग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये फैन मोटे कपड़े पहनकर और हाथ में आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। छोटा होटल लिंजियांग विश्वविद्यालय से ज्यादा दूर नहीं है। ये फैन जल्द ही लिंजियांग विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मौजूद ज़ॉम्बीज से निपटने के बाद वह तेजी से ताइजी झील की ओर चल पड़ा। देखो, एक और है। यह व्यक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। इसने 2-3 झटकों में उन ज़ॉम्बियों का सफाया कर दिया। यह वाला काम नहीं करेगा, यह अभी वाले से कहीं ज्यादा खराब है। शिक्षण भवन में मौजूद कुछ बचे हुए लोगों ने ये फैन को देखा, लेकिन किसी ने भी चिल्लाया नहीं। उन्होंने बस खिड़की के बाहर कुछ और ध्यान खींचने वाली चीजों को हिलते हुए देखा। दुनिया के अंत के बाद से उन्होंने कुछ अनुभव भी अर्जित किए हैं। चिल्लाने से बचाव दल आकर्षित नहीं होगा, इससे केवल ज़ॉम्बी ही आकर्षित होंगे। ये फैन ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और ताइजी झील की ओर दौड़ता रहा। इन लोगों को बचाने का कोई मतलब नहीं है, मौका मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये फैन को अपने मन में एक बुरी आशंका सता रही थी। जब से उसकी याददाश्त जागी थी, उसे लगातार कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि जिस चाकू के बारे में अफवाहें थी, उसे भी खरीद लिया गया था। अफवाहों के अनुसार किसी ने भी चाकू नहीं खरीदा, इसलिए यह अभी भी यही है। क्या तितली प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है? अगर उसे ये अवसर नहीं मिलते तो वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में 7 साल के युद्ध अनुभव वाला एक जीवित व्यक्ति मात्र बनकर रह जाएगा। दुनिया के अंतिम चरण में जीवित बचे प्रत्येक व्यक्ति के पास गहन युद्ध अनुभव होता है और प्रतिस्पर्धा प्रारंभिक चरण में प्राप्त अवसरों की होती है। ताइजी झील की ओर दौड़ते हुए ये फैन को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यहाँ इतने सारे मरे हुए ज़ॉम्बी क्यों हैं? और इन ज़ॉम्बीज के सिर चाकू से काट दिए गए। आखिर चल क्या रहा है? प्रलय की शुरुआत अभी हुई है, क्या कोई ऐसा है जो पेशेवर बन गया है? ये फैन को याद आने लगा कि ताइजी झील का अवसर पाने वाले व्यक्ति को 1 सप्ताह बाद यहाँ आना चाहिए। कीमती तलवार खो जाने से ये फैन पहले ही बहुत परेशान हो चुका है। अगर यह मौका फिर से उससे छीन लिया गया तो वह एक अकेले इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेगा। ये फैन ने दांत पीसते हुए ताइजी झील की ओर दौड़ लगाई। जब उसने दरवाजे पर मृत व्यक्ति और खून देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ये फैन गुप्त क्षेत्र के सुनहरे द्वार की ओर तेजी से बढ़ा और बिना सोचे समझे अंदर कदम रख दिया। कुछ देर बाद ये फैन को सीधे टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया गया। खाली आंखों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ। सहयोग के बारे में क्या? मेरी क्या संभावना है? अरे यार, पुनर्जन्म लेते ही तुम मेरे साथ खेलोगे, है ना? ये फैन ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। गुप्त क्षेत्र के द्वार के पीछे कुछ भी नहीं था और मौका हाथ से निकल गया। इस समय उनके विचार अवरुद्ध हो गए और उनका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी नहीं की। उनमें से अधिकांश के पास केवल 7 साल का युद्ध अनुभव है। नहीं, मैं उस पुराने रास्ते पर दोबारा नहीं चल सकता। ये फैन ने अपने मन को स्थिर किया। यहाँ अवसरों की कमी का मतलब यह नहीं है कि अन्य स्थान नहीं है। हालांकि वह बहुत जल्द ही पेशेवर खिलाड़ी बन जाएगा।
ये फैन की योजना में वह यहाँ वंशानुगत पेशा हासिल करना चाहता था, लेकिन अब जब वह पेशा उससे छीन लिया गया है तो उसे जल्दी ही एक पेशेवर बनना होगा ताकि उसके पास बेखौफ होकर काम करने की ताकत हो सके। ये सोचते हुए ये फैन ने रास्ते में मिले ज़ॉम्बीज को देखा। कुछ ज़ॉम्बीज के कीमती हिस्से साफ नहीं किए गए थे और कुछ ज़ॉम्बीज के शरीर बिल्कुल भी नहीं हिले थे। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे ड्रैगन टोटेम मिला था? ये फैन ने मरे हुए ज़ॉम्बीज को देखा और उसकी आंखों में पल भर के लिए गुस्सा भर आया। ड्रैगन टोटेम मिलने के तुरंत बाद वह इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने यह मौका गंवा दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अभी भी मौका है। आखिरी दिनों में उसके पकड़े न जाने के कई मौके हैं और उसके पास अभी भी आगे बढ़ने का मौका है। जियांग यांग, जो एक आलीशान होटल में ये किंगवेई के साथ पोकर खेलने में व्यस्त था, स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानता था कि यह फैन उसे चिढ़ा रहा था। वह जल्दी में आया था और वह लिंजियांग विश्वविद्यालय में मारे गए सभी ज़ोंबी की तलाशी नहीं ले सका। इसी क्षण जियांग यांग ने एक सिगरेट जलाई और एकांतवास में प्रवेश किया। ऋषिमय अवस्था में जियांग यांग सुंदरता से आकर्षित नहीं होगा और अंततः वह शांत होकर आगे के रास्ते के बारे में सोच सकता है। ये फैन के मौके अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे मौके हैं। तो अब दूसरा पक्ष क्या कर रहा है? जियांग यांग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह उस दृश्य की कल्पना कर सकता था जब ये फैन को पता चलेगा कि उसके सारे मौके छीन लिए गए हैं। लेकिन आखिरकार वह विमान का पुत्र है, इस आभा के साथ भले ही वह कुछ न करे, विमान उसे ढेर सारे खजाने दे सकता है, इसलिए जियांग यांग को इसे छीनने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके हस्तक्षेप के कारण यहाँ की कहानी मूल पुस्तक से अलग होनी चाहिए, लेकिन अवसर अभी भी एक जगह मौजूद है। भाई, तुम क्या सोच रहे हो? ये किंगवेई जियांग यांग की बाहों में सिमट गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह शायद कुछ भूल गई हो। ये किंगवेई को याद आया कि वह क्या भूल गई थी, वह ये फैन को भूल गई थी। ये सोचकर ये किंगवेई थोड़ी चिंतित हो गई। वह यहाँ तो सुरक्षित थी, लेकिन ये फैन को अभी तक पता नहीं था कि वह कहाँ है। ये किंगवेई ने अचानक पाया कि जियांग यांग के प्रकट होने के बाद से ये फैन उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। भाई भाई, ये फैन। ये किंगवेई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह यहाँ सुरक्षित रूप से रह सकती थी, सब कुछ जियांग यांग पर निर्भर था, उसके पास जियांग यांग के साथ शर्तों पर बातचीत करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये फैन ने लंबे समय तक उसकी देखभाल की है, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता है? जियांग यांग ने ये किंगवेई की चिंता को भांपते हुए कहा, चूंकि उसने तुम्हारे भाई का ख्याल रख लिया है, इसलिए अब हम उसकी तलाश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसने ये बात अपने होठों से तो कह दी, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि ये किंगवेई और ये फैन के बीच का रिश्ता कुछ समय के लिए टूट जाएगा। आखिरकार उसने लंबे समय तक ये किंगवेई की देखभाल की थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फैन कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। जी हाँ, पुनर्जन्म लेने वाले ये फैन ने अन्य बातों के अलावा अपनी प्यारी बहन को उसे भाई कहते हुए देखा और शायद उसके फेफड़े फट गए। अगर उसे पता होता कि ये किंगवेई खुश होने पर अपने भाई पर और भी ज्यादा खुशी से चिल्लाती है, तो ये फैन सीधे तौर पर नाराज हो सकता था और विमान के बेटे का भाग्य भी उसे बचा नहीं पाता। जब दोनों पक्ष मिलेंगे तो ये फैन निश्चित रूप से उसे उकसाएगा। अगर वह कोई छोटा मोटा इंतजाम कर लेता है तो ये किंगवेई स्वाभाविक रूप से ये फैन की रक्षा करने के लिए उसके खिलाफ हो जाएगी। ये किंगवेई ही नहीं, वू लेई और कियू चान भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये फैन जानता है। बात सिर्फ इतनी है कि वू लेई और कियू चान अभी ये फैन को नहीं जानते, और अगर जान भी ले तो वे सिर्फ दुश्मन ही रहेंगे। ये किंगवेई जियांग यांग की बाहों में सिमट गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग यांग उसके प्रति इतना दयालु होगा। ये फैन जियांग यांग के प्रति शत्रुता से भरा हुआ है। जियांग यांग ने पिछली शंकाओं को नजरअंदाज करते हुए पूरे मन से उस पर विचार किया। धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये किंगवेई ने अपना सिर जियांग यांग की बाहों में छिपा लिया। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियांग यांग ने ये किंगवेई की चिकनी पीठ पर हाथ फेरा और खिड़की से बाहर देखा। आलीशान होटल से थोड़ी ही दूरी पर एक पार्क था। अगले ही पल जियांग यांग का यही लक्ष्य था। ये फैन के हाथ में एक कुल्हाड़ी और एक बैग था। कुछ बैंगनी क्रिस्टल नाभिकों को छोड़कर बाकी सब ज़ोंबी के पंजे और इसी तरह की चीजें थी। ये फैन ने रास्ते में कई गलतियां की, लेकिन जितनी ज्यादा गलतियां उसने की, उसका दिल उतना ही ज्यादा असंतुलित होता गया। ड्रैगन टोटेम, वह उसका मौका होना चाहिए था। धिक्कार है बटरफ्लाई इफेक्ट पर। ये फैन ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए पास ही स्थित एक दुकान की ओर देखा। प्रलय से बचाव के लिए बनी यह दुकान, जो एक छोटी सी सुविधा स्टोर जैसी दिखती है, साफ सुथरी लगती है और आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाती। दरअसल अवसरों की बात करें तो प्रलय से जुड़ी दुकानों का कारोबार ही सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ जीवित बचे लोग नौकरियों का आदान प्रदान कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रलयकालीन दुकानों का अस्तित्व ही मानव अस्तित्व का आधार है। इस समय ये फैन दुकान में दाखिल हुआ। अंदर कुछ भी नहीं था, केवल कुछ मेजें और एक काउंटर था। ये फैन ने गायब हुई चीजें काउंटर पर रख दी। बैग से जादुई क्रिस्टल और सामग्रियों का एक ढेर बाहर निकला और फिर शून्य में गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद हल्के नीले रंग का पर्दा जगमगा उठा और ये फैन की जानकारी प्रदर्शित हुई। खाते के निचले कॉलम में डूम्सडे कॉइन का मूल्य बदलकर 156 हो गया। बेसिक वॉरियर क्लास खरीदे। हीलिंग पोशन की 2 बोतलें, रनअवे पोशन की 2 बोतलें और नाइट विजन पोशन की 1 बोतल खरीदे। ये फैन के सामने एक करियर स्क्रॉल प्रकट हुआ। एक पेशेवर फाइटर के लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि उसका पहला काम वही है जो उसे पिछले जन्म में मिला था। क्या पुनर्जन्म उसकी किस्मत नहीं बदल सकता? ये फैन की आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी और उसने इस करियर संबंधी पत्र को फाड़ दिया। वह अपनी किस्मत बदलना चाहता था। उस आलीशान होटल में गर्मा गर्म बर्तन की खुशबू आ रही है। भाई जियांग, क्या आप पेशेवर हैं? पेशेवर कैसे बने? प्रलय की दुकान, मुझे लगता है मैंने इसे आज देखा है। किंग वेई वास्तव में एक अलौकिक प्राणी है। लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ और जियांग यांग ने इन लोगों के बीच दुनिया के अंत के बारे में आम धारणा को लोकप्रिय बना दिया। पेशेवर और अलौकिक प्राणी, साथ ही प्रलय की दुकानें। हालांकि अंतिम दिनों में यह सामान्य ज्ञान की बात है, लेकिन शियाओवान और अन्य लोगों के लिए जानकारी की मात्रा अभी भी बहुत अधिक है।
क्या अब आप प्रथम स्तर के पेशेवर बन गए हैं? अगर मैं प्रथम स्तर का पेशेवर बन जाऊं तो क्या मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा? कियू चान ने जियांग यांग को तीखी निगाहों से देखा। आप कोशिश कर सकते हैं। जियांग यांग की आंखों में मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही कियू चान को हरा देगा। क्या उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अंतिम दिनों में अकेली सबसे शक्तिशाली महिला तलवारबाज उसके द्वारा इतनी आसानी से नियंत्रित हो जाएगी? दोनों के बीच छेड़छाड़ देखकर ये किंगवेई ने नाखुशी से अपने छोटे हाथ से जियांग यांग की कमर को चुटकी से दबा दिया। जियांग यांग की दयालुता ने उसे खुद को जियांग यांग महिला कहने का साहस दिया। इससे पहले वह प्रेमियों के बीच होने वाली इन छोटी मोटी हरकतों को करने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि उसे जियांग यांग को नाराज करने का डर रहता था। एहम, शियाओ वान ने माहौल की शर्मिंदगी को कम करते हुए पूछा, प्रलय के दिन की दुकान में क्या क्या काम होते हैं? अगर आपने सही अनुमान लगाया है तो वर्कशॉप में काम करना सबसे आम काम है ना? यह सही है। जियांग यांग ने शियाओ वान की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जैसा कि उसे उम्मीद थी, क्योंकि वह उसका मुख्य बटलर और हरम का उम्मीदवार था। उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज थी। शायद इसका कारण यह है कि वह लंबे समय से जियांग यांग की घरेलू नौकरानी रही है, इसलिए शियाओ वान के पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो उसे नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, जियांग यांग अक्सर इस बात पर अफसोस जताता था कि वह आसानी से किसी महिला का शरीर तो पा सकता था, लेकिन हर महिला का दिल जीतना मुश्किल था। सबसे महंगी चीजें वे होती हैं जिन्हें आप खरीद नहीं सकते। यह सिद्धांत अंतिम दिनों में भी पर्याप्त है। जियांग यांग के परिचय को सुनने के तुरंत बाद शियाओवान को पता चल गया कि दुनिया एक नई मुद्रा प्रणाली का स्वागत करने वाली है और प्रलय से जुड़ी चीजें बेचने वाली दुकानें पूरी दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए हर कोई अंदर रखी चीजें खरीद सकता है। हो सकता है कि गुणवत्ता अच्छी हो, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे कीमती चीजें नहीं है। शियाओवान सही कह रही है। दुकान में किए जाने वाले व्यवसाय सबसे आम है। इसके अलावा कुछ गुप्त व्यवसाय और वंशानुगत व्यवसाय भी होते हैं। यह सब किस्मत पर निर्भर करता है। जियांग यांग खड़ी हुई और भीड़ पर नजर डाली। पिछले कुछ दिनों में व्यवसायों के अलावा कई तरह के सहारे भी हैं। मैं कल एक ऑपरेशन की व्यवस्था करूंगा। अगर हम सफल होते हैं तो हम बड़ी मात्रा में प्रलय के सिक्के एकत्र कर पाएंगे, जो हर किसी के लिए नौकरी पाने के लिए पर्याप्त होंगे, और हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु भी मिलेगी। जियांग यांग ने खिड़की के बाहर पाप की ओर देखा, जहां से सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही थी। यह फैन के लिए दूसरा अवसर था। परसों के बाद वहां एक थैला लिए हुए एक राक्षस प्रकट होगा, और इस राक्षस का नाम भी साधारण और सीधा सादा है, भाग्य बिखेरने वाला लड़का। धन बांटने वाला लड़का एक ऐसा राक्षस है जिसे अंतिम दिनों में हर कोई देखना पसंद करेगा। आखिरकार जब तक आप उस पर हमला करते रहेंगे, तब तक आपको बच्चा मिल सकता है।